हेलो कनाडा वीज़ा एप्लीकेंट्स। रिसेंटली कनाडा ने कैपिंग तो कर दी, लेकिन अब कैपिंग के बाद अगर स्टूडेंट्स कनाडा में जाके अपना डीएलआई चेंज करते हैं तो फिर प्रोपोर्शन जो स्टूडेंट्स का है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रिसेंटली एक कनाडा की तरफ से एक गैजेट आया है जिसमें आईआरसीसी ने कुछ अमेंडमेंट्स करने की बात की। आज की वीडियो में मैं उन्हीं अमेंडमेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। कौन से 3 ऐसे इश्यूज हैं जिनको उन्होंने कंसिडर किया है, उसके लिए कंसल्टेशन स्टार्ट हो गई है और डीएलआईस पे क्या वो कंडीशंस जो हैं इम्पोज करना चाहते हैं। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने जा रहा है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ तो अभी कनाडा में पढ़ रहे हैं और अपना डीएलआई चेंज करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं कनाडा में जाने के पढ़ने का। तो ये वीडियो उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करना। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर करना। आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलती हैं स्क्रीन के ऊपर। आईआरसीसी की तरफ से गजट में रीसेंट अमेंडमेंट करने की बात की गई है। तो सबसे पहले बात करें, इसको अगर प्रॉपरली समझें, अंडर एग्जिस्टिंग इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, इट मींस आईआरपीआर, जिसमें आईआरसीसी और प्रोविंसेस शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। गाइस, आईआरसीसी का काम है वीजा देना और प्रोविंसेस और टेरिटरीज जो हैं वो डीएलआईस को रेगुलेट करते हैं। उनके ऊपर जो भी उनको कमांड्स देनी है काम करने की, या उनके ऊपर कोई एक्शन लेना है, कोई नॉन कंप्लायंस पॉलिसी के अंतर्गत किसी को कोई अनाउंसमेंट करनी है, किसी को कोई लाइक सस्पेंशन के ऑर्डर देनी है, या किसी को डीएलआई को उन्होंने कोई प्रोग्राम के बारे में बात करनी है, तो ये सारा प्रोविंसेस टेरिटरीज के पास होता है। और अगर बात करें वीजा देने की तो आईआरसीसी की बात। लेकिन अभी इसमें उन्होंने चेंज करने की बात की है। जो यूजुअली एमओयूज सेट होते हैं और पीटीस एस्टैब्लिश करती है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, कॉमन स्टैंडर्ड्स विद आईआरसीसी फॉर डीएलआई, जो डेजिग्नेशन एज। सो अगर इश्यूज की बात करें तो काफी इश्यूज आ रहे हैं। कनाडा में रिसेंटली जैसे कैपिंग इंट्रोड्यूस हुई है, तो अगर स्टूडेंट्स वहां पे जाके डीएलआई चेंज करते हैं और इन्फॉर्म नहीं होता आईआरसीसी को, या आईआरसीसी को पता नहीं चल रहा किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए गजट में अमेंडमेंट करने की बात की है, जिसमें जो डीएलआईज हैं वो अभी तक पी और टी मीन्स प्रोविंसेस और टेरिटरीज के अंडर आते थे, अब वो आईआरसीसी को रिपोर्ट करने की भी बात कर रहे हैं। तो जो 3 मेजर इश्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे ये जो 3 मेजर इश्यूज आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इम्पैक्ट उनको लाइक हैव बीन आइडेंटिफाइड दैट इम्पैक्ट प्रोग्राम इंटेग्रिटी। स्टूडेंट्स इंटरनेशनली मतलब पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं कनाडा में, तो उनकी जो सिस्टम है कनाडा का एजुकेशन का, उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसको लेके 3 इश्यूज आ सकते हैं, तो इसीलिए आईआरसीसी इसके ऊपर एक्शन चाहती है। तो भाई पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, अंडर द एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिससे वो डीएलआई से कंप्लायंस प्रोग्राम जो भी है, जैसे स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं उनके पास स्टडी परमिट है, वो क्लासेस लगा रहे हैं, अटेंडेंस उनकी प्रॉपर है, कॉलेज में प्रॉपर उनका परफॉर्मेंस है, एग्जाम देके पास भी करते हैं, तो ये सारे कंप्लायंस के अंदर आ जाते हैं। ऑब्वियसली इससे ज्यादा भी कुछ और हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कॉलेज को कॉलेज का। तो वो डीएलआई पार्ट है उस चीज का जहाँ पे स्टूडेंट का जो स्टडी परमिट का कंप्लायंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और एलओए का वेरिफिकेशन सिस्टम ऑलरेडी इस साल से लाइक लास्ट ईयर 7 एंड से एलओए वेरिफिकेशन शुरू हो गया हुआ है। तो अभी इस सिस्टम को और ज्यादा वो आईआरसीसी चाहती है कि उनके हाथ में ज्यादा सिस्टम बेटर वे में आ जाए, ताकि उनको प्रोविंसेस और टेरिटरीज पे डिपेंड ना होना पड़े। प्रोविंसेस और टेरिटरीज एक मीडिएटर का काम करते हैं। अभी उन्होंने आगे भी बताया, where DLIs are not reporting, IRCC does not have a reliable way of determining whether a student is attending the DLI or complying with their study permit requirements, and IRCC cannot effectively detect fraudulent letters of acceptance. Guys, आपको पता ही ऑलरेडी रिसेंटली केस हुआ था, 700 स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ा था और इतनी प्रॉब्लम्स वहां पे आई थी, तो जिसके कारण ये एक मेजर इशू भी बना था।
तो वो क्या था, फ्रॉडुलेंट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। इसीलिए लास्ट ईयर एंड में आईआरसीसी ने ऑलरेडी वेरिफिकेशन इसका शुरू कर दिया हुआ है। और जो वहाँ के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज एंड डीएलआईज जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को बुलाते हैं, जैसे ही आईआरसीसी के ऑफिसर के द्वारा इंफॉर्मेशन जाती है वेरिफिकेशन के लिए, उनको नोटिफिकेशन जाता है, विद इन 10 वर्किंग डेज उनको जवाब देना है। ये मैंडेटरी हो गया है। तो अगर डीएलएस नहीं जवाब देते, ऑब्वियसली स्टडी परमिट की एप्लीकेशन पे इफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टूडेंट्स कंप्लाई करें स्टडी परमिट की जो रिक्वायरमेंट्स है, कि बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है, अपनी अटेंडेंस ले रहा है, प्रॉपर वे में अपनी स्टडी में परफॉर्म कर रहा है, ताकि आगे जाके आईआरसीसी जब उसका स्टडी परमिट या तो एक्सटेंड करती है, या वो स्टूडेंट अपना स्टडी परमिट को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाता है, तो ऑब्वियसली उनके पास भी डाटा हो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए। सो सेकंड ये जो इशू है, करेंटली आईआरसीसी कैन नॉट इम्पोज कंडीशंस इम्पोज नहीं कर रहे फॉर नॉन कंप्लायंस डीएलआई। काफी ऐसे डीएलआईज भी हैं जो कंप्लाई नहीं करते, जो भी एमओयू सेटअप हुआ है जो प्रोविंशियल टेरिटरीज और डीएलआई के बीच में, तो इन केस वो नॉन कंप्लायंट होते हैं। तो इसके लिए अभी तक प्रोविंस और टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल। आईआरसीसी इसमें कुछ नहीं है उसके पास, लाइक वो नहीं इम्पोज कर सकती कंडीशंस, जैसे कि उसको सस्पेंड कर दिया जाए स्टडी परमिट प्रोसेसिंग। तो दिस मीन्स आईआरसीसी इज रिक्वायर्ड टू इशू स्टडी परमिट्स फॉर स्टूडेंट्स अटेंडिंग डीएलआई, इवन डीएलआई इज नॉट रिपोर्टिंग टू आईआरसीसी। तो डीएलआई अभी तक प्रोविंस टेरिटरी को रिपोर्ट कर रहा है, जहां पर कुछ जो भी उनका एमओयू सेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आईआरसीसी को जो जरूरत है इंफॉर्मेशन की उसको रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो ऑन द स्टूडेंट एनरोलमेंट स्टेटस और पार्टिसिपेटिंग इन एलओए वेरिफिकेशन सिस्टम, सो उसकी ये अगर डीएलआई रिस्पॉन्ड नहीं करता, उस केस में आईआरसीसी कोई भी कंडीशन इम्पोज नहीं कर सकती, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं। तो इस सिस्टम को बताने की बात कर लो। थर्ड देखते हैं इशू, current regulations जो भी चल रहे हैं, IRCC cannot compel international students to notify the department if they change TLS। वो चेंज करते अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो उस केस में आईआरसीसी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कंपेल नहीं कर सकती नोटिफाई कराने के लिए। एज ए रिजल्ट IRCC is unable in many cases to confirm student attendance and study permit compliance when a student changes DLA। तो आईआरसीसी अनेबल है काफी केसेस में कंफर्म करने के लिए कि स्टूडेंट की अटेंडेंस क्या था। देखो गाइस, यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कॉलेज जाते ही नहीं, पहले ही अपना डीएलआई चेंज कर लेते हैं वहां जाकर, क्योंकि थोड़ी देर पहले सिस्टम बना था कि अगर आप लैंड करते हैं कनाडा में उसके बाद आप डीएलआई चेंज करते हैं तो आपको स्टडी परमिट की जरूरत नहीं है नए की। लेकिन अगर आप अपनी कंट्री से अभी नहीं ट्रेवल किया, उससे पहले डीएलआई चेंज करते हैं, आपका वीजा आ गया है, तो आपको दोबारा स्टडी परमिट की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो वहाँ कनाडा में लैंड करते हैं, जाकर अपना डीएलआई चेंज कर लेते हैं। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम क्या आएगी, सबसे पहले कैपिंग होगी हुई है। अब जैसे कैपिंग हो गई है तो कितने डीएलआई के पास कितने स्टूडेंट्स गए हैं वो तो आईआरसीसी को पता है जब वो फर्स्ट टाइम वीजा इशू करते हैं। वहां जाके अगर स्टूडेंट अपना डीएलआई चेंज करवाता है तो उसको पता ही नहीं है कितने प्रेजेंटली उस एजुकेशन प्रोवाइडर के पास स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है उनके पास कम हो और दूसरे के पास जो पढ़ने जा रहे हैं उसके पास ज्यादा हो जाए। फिर वो कैपिंग कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। एक जो प्रोपोर्शनेट नंबर उन्होंने डिसाइड किया कि इतने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को इतने स्टूडेंट्स मिलेंगे, उनकी कैपेसिटी उनकी परफॉर्मेंस को देख के वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये क्वालिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। सो इस सभी चीज को ध्यान रखते हुए आईआरसीसी ऐसे कदम उठाने की बात कर रही है। तो वो कहते हैं कि वो अनेबल है स्टूडेंट की अटेंडेंस और स्टडी परमिट कंप्लायंस देखने के लिए जब स्टूडेंट डीएलआई चेंज करते हैं। So guys, when students move between institutions without notification, this risks circumventing the study permit cap, which has a negative effect on DLS। So obviously मैंने आपको सारा बता दिया कि स्टडी परमिट कैप के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। एक एजुकेशन प्रोवाइडर के पास बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, दूसरे के पास कम हो जाते हैं, और इस तरीके से आईआरसीसी को भी पता नहीं चलता, सिर्फ अपडेट किया जाता है, स्टूडेंट सीसीटी में जाके अपडेट कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर और क्लैरिफिकेशन चाहिए आईआरसीसी को। तो इसीलिए वो ये चेंज लाने की बात इस बजट में कर रहे हैं। सो अब बात करते हैं क्या कंडीशंस लगाने की बात की गई है टीएलआईज के ऊपर। The proposed regulations would require that post-secondary DLIs comply with the following conditions
यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीन स्पेसिफिक बाय द मिनिस्टर, ऑब्वियसली जो मिनिस्टर ने स्पेसिफाई किया। तो सबसे पहले है विद इन 10 डेज, जैसे उनको रिक्वेस्ट जाती है IRCC की तरफ से, 10 दिन के अंदर स्टूडेंट एक्सेप्ट हो गया है किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए, तो वो चीज वापस रिप्लाई करें। इसका मतलब है LOA वेरिफिकेशन हो, उसका टाइम 10 डेज रहे। दूसरा है सबमिट ए कंप्लायंस रिपोर्ट। कंप्लायंस रिपोर्ट मीन्स स्टडी परमिट का जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो उसके लिए टाइम लिमिट जो है वो है 60 डेज ऑफ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मिनिस्टर अबाउट द एनरोलमेंट स्टेटस। एनरोलमेंट स्टेटस की बात की है, ईच स्टूडेंट हु हैज बीन एक्सेप्टेड टू दैट इंस्टीट्यूशन एंड एन इंडिकेशन ऑफ वेदर दे आर एक्टिवली परस्यूइंग देयर कोर्स और प्रोग्राम ऑफ स्टडी। और ये एक तो चीज है कि स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक्सेप्ट हो गया और स्टूडेंट जो है वो अपना प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा है। दोनों चीजें रिपोर्ट करनी मिनिस्टर को जरूरी है। उसका टाइम है विद इन 60 डेज। जो भी कंप्लायंस रिपोर्ट आएगी, जब उनका जो भी स्पेसिफिक टाइम है, कितनी देर बाद उनको कंप्लायंस रिपोर्ट आएगी, स्टूडेंट जाते हैं, तो ये हो सकता है सेमेस्टर वाइज हो, ये हो सकता है प्रोग्राम वाइज हो, कुछ भी सिस्टम से हो सकता है। तो ऑब्वियसली वो एक कंप्लायंस रिपोर्ट भेजेंगे, DLI आगे उसको रिप्लाई करेगा, उसके लिए 60 डेज का टाइम है। नेक्स्ट है विद इन 10 डेज ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम मिनिस्टर, अगर उसको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकता है एक बार उन्होंने रिप्लाई कर दिया मिनिस्टर को, अभी और उसके ऊपर डिटेल्स चाहिए, तो उस केस में फर्दर उनके पास 10 डेज होंगे। नेक्स्ट फोर्थ जो कंडीशन है 10 डेज ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम मिनिस्टर प्रोवाइड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन दैट मिनिस्टर रिक्वायर्स such as information related to study permits or study permit applications that name the DLI. Obviously, जितनी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो DLI की तरफ से जाती हैं, अगर मिनिस्टर को उसके ऊपर और फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, कितनी रिक्वेस्ट गई है, कितने स्टडी परमिट्स के लिए कितना नंबर गया है, तो वो DLI इस चीज को रिप्लाई करे। ये बहुत जरूरी है। सो गाइस, ये तो सारी वीडियो रही उन सारी रीसेंट अमेंडमेंट्स जो एक्सपेक्ट की जा रही है कनाडा की तरफ से। 30 जुलाई के बाद इसके ऊपर क्लियर व्यू आ जाएगा। जैसे ही कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।